इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज हम वेव ऑप्टिक्स के बाकी के 2 टॉपिक्स करेंगे जिसमें पहले पढ़ते हैं हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और उसके बाद में पढ़ेंगे हम पोलराइजेशन। फिर उसके बाद में इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ डीपीपी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। डिफ्रैक्शन क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये कि डिफ्रैक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है या एक ऐसा फिनोमिनन है जो सिर्फ वेव्स में मिलेगा। मतलब डिफ्रैक्शन से ही आप ये बता सकते हैं कि किसी भी फिनोमिनन में जो पार्टिसिपेट हो रहा है वो वेव है या फिर पार्टिकल है। डिफ्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव ओनली। मतलब वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में अगर आपको डिफरेंस देखना होता है तो इन दोनों में आप चेक कर सकते हैं कि डिफ्रैक्शन किस में मिल रहा है। डिफ्रैक्शन सिर्फ वेव्स में मिलेगा, पार्टिकल में डिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि डिफ्रैक्शन होता क्या है? तो इन जनरल, चाहे साउंड वेव हो या फिर लाइट वेव हो, वेव को हम कंसीडर करते हैं, wave is considered to travel along a linear path, यानी कि स्ट्रेट लाइन पर वेव ट्रैवल करती है। हम लोगों ने वेव नेचर भी पढ़ा है साउंड में, और लाइट के बारे में भी हमने पढ़ा है। जैसे हम यहाँ पर कोई वेव मान रहे हैं, इस पार्टिकल भले ही वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है लेकिन वेव यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में जा रही है। 3 डायमेंशनल वेव भी होती है जो कि सभी डायमेंशंस में चलती है, लेकिन अगर डायमेंशन में चल रही है, जैसे मान लीजिए कि एक्स में चल रही है, जेड में चल रही है, वाई में चल रही है, तो ये जो पाथ है ये भी स्ट्रेट लाइन ही है। लेकिन अगर कोई वेव अपने स्ट्रेट लाइन पाथ को छोड़कर मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, तो इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। ठीक है ना। सो इफ द वेव बेंड्स बाय स्ट्राइकिंग विद एनी ऑब्स्टेकल, किसी भी बाधा से टकराकर अगर वेव मुड़ जाती है तो इसे हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। जैसे कि साउंड वेव चल रही है, मान लीजिए कि किसी कार ने हॉर्न बजा दिया और सामने बिल्डिंग आ गई और आप इस बिल्डिंग के पीछे खड़े हैं और आप तक ये आवाज़ पहुंच गई, तो आपने देखा होगा कि आप तक आवाज़ पहुंच जाती है, इसका मतलब साउंड वेव बैंड हो गई है फ्रॉम द बिल्डिंग। बिल्डिंग से टकराने के बाद में ये साउंड वेव क्या हुई? मुड़ गई। तो वेव का जो मुड़ना होता है वही कहलाता है डिफ्रैक्शन। ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि डेविएशन ऑफ एनी वेव फ्रॉम इट्स rectilinear propagation, 'rectilinear' 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 propagation, 'rectilinear'
यानी कि सीधे पाथ से या सीधे ट्रेवल होते हुए किसी भी वेव का अपने पाथ से मुड़ जाना, ये कहलाता है डिफ्रैक्शन। कंडीशन क्या होनी चाहिए डिफ्रैक्शन के लिए? कि साइज ऑफ ऑब्स्टेकल का जो साइज है वो वेव की वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए। अगर साइज ऑफ ऑब्स्टेकल बहुत बड़ा है वेवलेंथ से, तो फिर कोई डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। इसीलिए यही एक रीज़न है कि साउंड वेव जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है कैन प्रोड्यूस डिफ्रैक्शन इजीली। ये इजीली डिफ्रैक्ट हो जाती है, जबकि लाइट के डिफ्रैक्शन के लिए आपको बहुत ही छोटे ऑब्स्टेकल्स चाहिए, बहुत छोटे ऑब्स्टेकल्स या फिर अपर्चर्स। लेकिन बहुत छोटे ऑब्स्टेकल अगर होते हैं तो लाइट का भी डिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट महसूस करना या देखना आसान हो जाएगा जब ऑब्स्टेकल बहुत छोटा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर यहाँ पर एक स्क्रीन लगाते हैं आप, और इस स्क्रीन के सामने यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल है, डिस्क है, ये डिस्क है, और इसके दूसरी तरफ आपने लाइट का सोर्स रखा है। तो होगा क्या, क्योंकि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चलेगी, तो आपको इस स्क्रीन पर एक शेडो मिलेगी, परछाई मिलेगी, और ये इस डिस्क की परछाई होगी। और इस डिस्क की परछाई के इधर और इधर आपको लाइट मिलेगी। इसका मतलब लाइट बिल्कुल सीधी चली है और ये अपने पाथ से डेविएट नहीं हुई है। लेकिन अगर इस डिस्क का साइज बहुत छोटा कर दें हम, और इस डिस्क का साइज बहुत ही छोटा होने पर आपको ये दिखता है कि जब आप स्क्रीन पर इस डिस्क के इफेक्ट को देखेंगे तो आपको ज्योमेट्रिकल शेडो की बजाय यहाँ पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिले, डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिले। ये डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा होगा इसको हम देखेंगे अभी। लेकिन शेडो नहीं मिली, शेडो की जगह आपको एक अलग सा पैटर्न मिला। लाइट अपनी जगह से मुड़ी होगी और मुड़ने के बाद ही ये पैटर्न प्रोड्यूस हुआ होगा, इसलिए इस पैटर्न को कहा गया डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो इसे बोला जाएगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब ये डिस्क बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल है, तो व्हेन ऑब्स्टेकल इज वेरी स्मॉल, जब
ऑब्स्टेकल बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो क्या होता है, तो ये होता है कि लाइट मुड़ जाती है एंड एंटर्स इन द शैडो रीजन, जहाँ पर लाइट को नहीं पहुँचना चाहिए था अगर वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती, बल्कि वो उस पाथ को छोड़कर शैडो वाले रीजन में एंटर कर गई है और एक अलग सा पैटर्न प्रोड्यूस होगा। तो इसे कहा जाएगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट was discovered by एक साइंटिस्ट थे ग्रीमाल्डी, एंड एक्सप्लेन्ड बाय फ्रॉनहोफर एंड फ्रेनेल। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन और फ्रेनेल डिफ्रैक्शन दोनों अलग अलग होते हैं। पहले ये दोनों ही डिफ्रैक्शन हमारे सिलेबस में हुआ करते थे, लेकिन अब केवल फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ही है। तो हम इसे ही पढ़ते हैं। एक्चुअली फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में लाइट का डिफ्रैक्शन जो होता है उसमें लाइट रेज पैरेलल होती हैं। पैरेलल होने का मतलब ये है कि लाइट का सोर्स इनफाइनाइट पे रखा होगा। इसका मतलब सोर्स और स्क्रीन के बीच में इफेक्टिव डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ठीक है ना। डिफेक्टिंग डिवाइस भी इनफाइनाइट पे होगी क्योंकि पैरेलल रेज मिलेंगी, और स्क्रीन भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा। तो सोर्स, डिफेक्टिंग डिवाइस और स्क्रीन, इन सब के बीच में डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ऐसा डिफ्रैक्शन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहलाएगा। अब इनफाइनाइट लाइट लाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसके अरेंजमेंट में, इसका जो अरेंजमेंट होता है वो कहलाता है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन आए एग्जाम में तो आप समझ जाना कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की बात हो रही है। ठीक है ना। वैसे इसके और एग्जांपल्स भी होते हैं जो मैं आपको सिंगल स्लिट के बाद में बता दूंगा, बट इन जनरल इसका जो अरेंजमेंट होता है वो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन होता है। मॉडिफिकेशन करके दूसरे अरेंजमेंट भी बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, सोर्स होता है और इस सोर्स को एक कॉन्वेक्स लेंस के फोकल डिस्टेंस पे रखा जाता है। फोकल डिस्टेंस पे रखने की वजह यह होती है कि जब लाइट रेज इस लेंस के ऊपर आती हैं तो ये पैरेलल हो जाती हैं। अब पैरेलल होने का मतलब हमारे लिए तो ये सोर्स इनफाइनाइट पे हो गया। इन पैरेलल रेस को एक स्लिट पर, स्लिट का मतलब वही कार्डबोर्ड में बनाया हुआ होल, उस होल पर इंसिडेंट किया जाता है। तो ये सिंगल स्लिट है।
जैसे यंग में डबल स्लिट थी, यहाँ बड़ी दिख रही है पर ये बहुत ही छोटे साइज की होती है। जब ये लाइट रेज इसमें से पास होती हैं तो टकराने के बाद ये मुड़ जाती हैं। मुड़ने के बाद में ये अपना डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक और लेंस रखते हैं, और यहाँ पर एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस रखा जाता है, जिससे ये रेज इस स्क्रीन पर फोकस हो जाती हैं। और इस स्क्रीन पर आपको शैडो की बजाय या लाइट की बजाय डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। इसका मतलब सब मिलाकर के अगर हम देखें तो इसमें 5 इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं। पहला है सोर्स, दूसरा है ये लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, तीसरा है स्लिट, चौथा फिर ये लेंस, और फिफ्थ नंबर पे है स्क्रीन। ठीक है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है देखते हैं अभी। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में इसका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो समझने से पहले हमें समझें कि स्क्रीन पे पैटर्न कैसा मिलता है। स्क्रीन के ऊपर आपको, ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन के ऊपर आपको सबसे पहले सेंटर पे आपको सेंटर पे एक ब्राइट स्पॉट मिलता है, और इस ब्राइट स्पॉट को हम सेंट्रल ब्राइट कहते हैं। और ये जो हमने स्लिट ली है सर्कुलर थी, तो आपको सेंट्रल ब्राइट मिला है। फिर इसके बाद इसके ऊपर और इसके चारों तरफ ऑल्टरनेट ऑर्डर में आपको डार्क और ब्राइट सर्किल्स मिलते हैं, जिन्हें फ्रिंजेस कहते हैं। और इनके बीच में डिस्टेंस भी जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, और ना ही इनकी विड्थ यूनिफॉर्म होती है। तो सेंट्रल ब्राइट के चारों तरफ आपको कुछ डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं। इसको बीच वाले को सेंट्रल ब्राइट या फिर सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा के जस्ट बाद में जो आपको डार्क मिलता है ये कहलाता है फर्स्ट मिनिमा।
इसके बाद में आपको मिलता है फर्स्ट ब्राइट या फर्स्ट मैक्सिमा। इसको फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा भी कहते हैं। सेंटर वाले को सेंट्रल मैक्सिमा या प्राइमरी मैक्सिमा कहते हैं, बाकी सभी सेकेंडरी मैक्सिमा कहलाते हैं। तो ये स्क्रीन पर पैटर्न मिलता है। सेंट्रल मैक्सिमा होता है जिसकी इंटेंसिटी हाईएस्ट होती है और इसकी विड्थ भी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद में आपको ऑल्टरनेट मिनिमा और मैक्सिमा मिलते हैं। ऑल्टरनेट मिनिमा और मैक्सिमा मिलते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं, और मिनिमा तो मिनिमा होती है। लेकिन इनकी जो ब्राइटनेस होती है वो सेम नहीं होती, बल्कि डिक्रीज होती है। यानी कि अगर हम ब्राइटनेस के ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइट होगा, उसके बाद में होगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, उसके बाद में सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, यानी हर मैक्सिमा की इंटेंसिटी भी बराबर नहीं होगी। कई बार इस इंटेंसिटी को हम एक कर्व पे भी शो करते हैं। जो हमें ये दिखा रहा होता है कि सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा, और इस तरह से आगे जा कर के ब्राइटनेस कम होती जाएगी। तो जिसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा है, इंटेंसिटी की बात हो रही है डिस्टेंस के साथ में, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा है। इंटरफेरेंस में भी हमें मिनिमा और मैक्सिमा मिलते थे, लेकिन वो बराबर लेंथ के मिलते थे। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है और कहाँ पर हमें मैक्सिमम और कहाँ मिनिमम मिलेगा। तो जिस तरह से इंटरफेरेंस में हमने दो वेव फ्रंट्स को सुपर इम्पोज करवाया था, डिफ्रैक्शन जो होता है इज प्रोड्यूस्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ वेवलेट्स वेवलेट्स वो जिनसे मिलकर के वेव फ्रंट बनता है ऑफ द सेम वेव फ्रंट। यानी कि ये वेव फ्रंट जो होता है, अगर ये वेव फ्रंट है तो ऐसे हमें दो वेव फ्रंट चाहिए जिनके मिलने से हमें इंटरफेरेंस मिलता है। लेकिन ये वेव फ्रंट जो है ये ऐसे कई वेवलेट्स से मिलकर के बनता है, और इन वेवलेट्स के मिलने से या वेवलेट्स के सुपर इम्पोज होने से हमें क्या मिलता है, डिफ्रैक्शन मिलता है। यानी कि
ये भी कहीं ना कहीं पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा की बात करते हैं, जैसे ये वेव्स आ रही थी लेंस के बाद से और ये स्लिट के ऊपर आई, यहाँ पर स्क्रीन है, तो ये वेव फ्रंट तो एक ही है, एक ही वेव फ्रंट है ये, लेकिन यहाँ पर जो दिखाया गया है इसके अलग अलग वेवलेट्स हैं। ऐसे बहुत सारी वेवलेट्स होंगी यहाँ पर। ये सारी की सारी वेवलेट्स इस स्क्रीन के सेंटर पर बराबर रास्ता तय करेंगी या बराबर पाथ तय करेंगी। जैसे ये वाली वेवलेट अगर x डिस्टेंस तय करती है तो इसके ठीक सामने वाली वेवलेट भी x डिस्टेंस कवर करेगी। अगर ये वेवलेट x डैश, तो ये वाली वेवलेट भी x डैश डिस्टेंस कवर करेगी। तो अगर इस वेवलेट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इस पूरे के पूरे वेव फ्रंट को, तो ये पूरा वेव फ्रंट था यहाँ से लेके यहाँ तक। इस वेव फ्रंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसका ऊपर वाला पार्ट अलग हो गया और नीचे वाला पार्ट अलग हो गया। ये एक वेव फ्रंट है, लेकिन इसका अलग अलग पॉइंट अलग अलग वेवलेट देगा। तो नंबर 1 वेवलेट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर नंबर 6 होगा, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 5 होगा और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 4 होगा, जो बराबर पाथ तय करेंगी। इसलिए आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा तो आपको यहाँ पर हमेशा ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट मिलेगा। तो सेंट्रल ब्राइट जो मिलता है आपको वो किस वजह से मिलता है? सेंट्रल ब्राइट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू constructive interference between wavelets of the main wave front। जो मेन वेव फ्रंट है एक, उसी की वेवलेट से निकलने वाली जो वेवलेट्स हैं उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आपको सेंट्रल ब्राइट मिलेगा। अभी सेंट्रल ब्राइट कहाँ तक होगा ये आपको पता लगेगा कि जिस पॉइंट पर जाकर के मिनिमा मिलना शुरू होगा वहाँ तक ये सेंट्रल ब्राइट फैला होगा। तो अगर इस पॉइंट तक और यहाँ पर इस पॉइंट तक आपको सेंट्रल ब्राइट मिल रहा है, ये सेंट्रल ब्राइट है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको जहाँ सेंट्रल ब्राइट खत्म होता है, जिस पॉइंट पर ये खत्म होगा, यहाँ पर आपको फर्स्ट मिनिमा मिलेगा। इधर भी आपको फर्स्ट मिनिमा, सर्किल है तो फर्स्ट मिनिमा मिलेगा। तो फर्स्ट मिनिमा जब तक आपको ना मिले तब तक आपको सेंट्रल ब्राइट मिलेगा। तो अब आप ये पता लगाएंगे फर्स्ट मिनिमा कहाँ मिलेगा। तो जहाँ फर्स्ट मिनिमा मिलेगा वहाँ से लेकर वहाँ तक का डिस्टेंस आपको दिखा देगा कि दिस इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो पहले हम पता लगाते हैं अब पोजीशन ऑफ मिनिमा। तो ये वेव फ्रंट है आपका,
और ये स्लिट आ गई, ये स्क्रीन है, ठीक है ना। स्लिट की विड्थ मान लेता हूँ मैं ए है, तो इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पार्ट डिफरेंस हमने इंटरफेरेंस में कैलकुलेट करना सीखा था कि अगर इसकी विड्थ ए है तो ये एंगल थीटा होने पर जो पार्ट डिफरेंस यहाँ मिलता है वो ए साइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो अगर ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में ये ए साइन थीटा का जो पार्ट डिफरेंस है अगर वो एन लैम्डा के बराबर है, यानी कि पार्ट डिफरेंस फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट्स इज डेल्टा एक्स बराबर ए साइन थीटा, और अगर ये ए साइन थीटा एन लैम्डा के बराबर है, तो यहाँ पर मैं अगर पॉइंट लेता हूँ ए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो पॉइंट होगा बी, इन दोनों में जो पार्ट डिफरेंस होगा वो लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ए बाई 2 है। तो अगर ए साइन थीटा को आपने एन लैम्डा बोला है तो ये लैम्डा बाई 2 हो जाएगा फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए 2 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। यानी कि ए से और बी से जो वेवलेट आएगी उनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। अब बी, ए से नीचे आपने ए डैश लिया, बी से नीचे आप बी डैश लेंगे तो इनमें भी लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। यानी कि ऊपर वाले पार्ट में जितने भी वेवलेट्स होंगी उनमें और नीचे वाले पार्ट्स में जितनी भी वेवलेट्स होंगी उनमें पार्ट डिफरेंस जो आएगा वो लैम्डा बाई 2 आएगा। तो फर्स्ट मैक्सिमा की फर्स्ट मिनिमा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर ए साइन थीटा बराबर लैम्डा है तो अपर हाफ की जो वेवलेट्स हैं और लोअर हाफ की जो वेवलेट्स हैं, क्योंकि हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो गई है, इनमें जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब फॉर फर्स्ट मैक्सिमा पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा या साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए फॉर फर्स्ट मिनिमा, मिनिमा की बात हो रही है ना। फॉर सेकंड मिनिमा ए साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 2 लैम्डा हो जाएगी। सिमिलरली फॉर nth मैक्सिमा मिनिमा, nth सेकेंडरी मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस जो होगा ए साइन थीटा वो बराबर होगा एन लैम्डा या साइन थीटा बराबर हो जाएगा एन लैम्डा बाई ए। थीटा छोटा होने पर आप साइन थीटा को थीटा के बराबर मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस आ गया कि मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस यहाँ पर कितना होना चाहिए, एन लैम्डा। तो अब आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। अब आप देखिए ध्यान से अगर इस पैटर्न को, तो यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा में तो पार्ट डिफरेंस 0 था और यहाँ पर पार्ट डिफरेंस जो पहली बार मिला है आपको, तो ये पार्ट डिफरेंस कितना हुआ है, लैम्डा। इसका मतलब लैम्डा बाई 2 वाला पार्ट डिफरेंस तो बीच में कहीं आ जाएगा और उसमें सेंट्रल ब्राइट ही मिल रहा है आपको।
अब अगला जो मैक्सिमम मिलेगा वो 2 लैम्डा पे मिलेगा, इसका मतलब इसके बीच में लैम्डा और 2 लैम्डा, मतलब लैम्डा 1 और दुगुना 3 लैम्डा बाई 2 पर आपको मैक्सिमा मिलेगा। तो यहाँ कंडीशन जो है वो इंटरफेरेंस से थोड़ी सी अलग है। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस जो आएगा ए साइन थीटा 2n+1 लैम्डा बाई 2। अब अगर आप इसमें n बराबर 1 रख देंगे तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, उसमें ए साइन थीटा बराबर 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। n की जगह आप 2 रख देंगे तो सेकेंडरी मैक्सिमा, उस कंडीशन में ए साइन थीटा 5 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो बस आपको यही बात इसमें पढ़नी थी और ये बात आपने पढ़ ली है कि फॉर मिनिमा लाने के लिए पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, एन की जगह आप 1 2 3 रख देंगे। एंड फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए आप ए साइन थीटा की वैल्यू 2n+1 लैम्डा बाई 2 रखेंगे, जहां पर n की वैल्यू 1 2 3 आएगी। ठीक है ना। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। सॉरी फॉर इंटरप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे, डिफ्रैक्शन को भी और पोलराइजेशन को भी।